डीसीयू का एंड होना वैसे तो एक शॉकिंग मोमेंट था फैंस के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये डिसीजन उतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स एके डीसीयू की शुरुआत हुई थी 2013 में जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील से, जो एक फ्रेश टेक था सुपरमैन के कैरेक्टर को रिबूट करने के लिए। फिल्म ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लग रहा था कि डीसी भी एमसीयू की तरह अपना एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बनाकर सुपर हीरोज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही था, वो एमसीयू वाली कंसिस्टेंसी डीसीयू के पास कभी नहीं थी। सबसे पहला मेजर रीजन था टोनल इनकंसिस्टेंसी। जहां एमसीयू एक केयरफुली प्लान्ड और कंसिस्टेंट टोन के साथ मूवीज बनाता गया, वही डीसी की फिल्म में काफी वेरिएशन दिखने लगा। एक तरफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसा एक डार्क और सीरियस मूवी थी, तो दूसरी तरफ एक्वामैन और शेज़म जैसी लाइट हार्टेड और कॉमेडिक मूवीज। ये टोनल शिफ्ट फैंस को कंफ्यूज करने लगा, क्योंकि एक तरफ डार्क और बोर्डिंग सुपरमैन था तो दूसरी तरफ एक फन और एडवेंचरियस एक्वामैन। ऐसे कंसिस्टेंट टोन की वजह से एक कोहेसिव यूनिवर्स का फील कभी नहीं आया। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी क्रिएटिव क्लैशेस। जैक स्नाइडर का विजन काफी डार्क और ग्रिटी था, जो वॉचमैन और 300 जैसे मूवीज के टोन के साथ मिलता था। लेकिन वार्नर ब्रोस चाहते थे कि डीसी की मूवीज भी मार्वल की तरह ही मास ऑडियंस को टारगेट करे, थोड़ा ज्यादा ही कॉमर्शियल और फन अप्रोच हो। यही क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग को मिडवे में छोड़ दिया और जॉस बॉयडेन ने फिल्म को टेक ओवर किया। रिजल्ट, जस्टिस लीग जो डीसी का एवेंजर लेवल का मूवी होने वाला था, वो फ्लॉप हो गया। जॉस वाइडन का टोन और जैक स्नाइडर का विजन के बीच का जो क्लैश वो क्लियरली स्क्रीन पर दिखता है, जो अब भी नोटिस कर सकते हो, और इसी वजह से फैंस भी डिसअपॉइंटेड हो गया। तो फाइनली वार्नर ब्रोस को समझ में आया कि डीसीयू को रिबूट करना है, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, बिकॉज हर मूवीज अपने एक अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था और एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स फील होने की जगह वो कभी नहीं आया। जब जस्टिस लीग जैसे मेजर क्रॉसओवर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे गिर गई, तो वार्नर ब्रोस के लिए ये एक रेड फ्लैग था कि पूरी यूनिवर्स को रीथिंक करने की टाइम आ गया है। ऑडियंस का ट्रस्ट और इंटरेस्ट कम होता रहा और डीसीयू अपनी वेट के नीचे दबने लगी। अब जब वार्नर ब्रोस ने डीसीयू को ऑफिशियली बैंड कर दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नया शुरुआत किया जाए एक नया विजन के साथ। इस बार उन्होंने हायर किया जेम्स गन और पीटर सैफरन को, जो डीसीयू के इस नए यूनिवर्स को रीडिजाइन करने वाली है। जेम्स गन को तो हम सब पहले से ही जानते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर, जो मार्वल के ऑब्सक्योर कैरेक्टर को सुपरस्टार बनाकर रख दिया। वार्नर ब्रोस को ये उम्मीद थी कि गन अपने फन और क्रिएटिव अप्रोच के साथ डीसी की फिल्म को भी एक फ्रेश और एक एंगेजिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बिल्ड करेगा। अब बात ये है कि डीसीयू से क्या उम्मीद रखना चाहिए। सबसे पहले तो एक वेल प्लान्ड यूनिवर्स होगा, डीसीयू के जैसे अधूरा प्लान्स नहीं होंगे। डीसीयू के हर मूवीज और शो पहले से एक इंटरकनेक्टेड होने वाला है, जो प्रॉपर विजन हमें अभी से दिखने मिल रहा है, जैसे कि सुपरमैन के मूवीज में द अथॉरिटी का होना या फिर पेसमेकर के सीरीज में क्रिएचर कमांडो का होना। जेम्स गन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि डीसीयू के पहला फेज का नाम होगा गॉड एंड मॉन्स्टर्स, जिसमें माइथोलॉजी और मॉन्स्टर्स कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये नाम ही काफी इंटरगिंग है, क्योंकि ये डीसी की कॉमिक आर्क से काफी इंस्पायर्ड लगता है और इससे सुपरमैन जैसे गॉड्स और स्वॉर्म थिंग जैसे मॉन्स्टर को मेजर रोल्स मिलने की बात समझ में आती है। आपको समझना चाहिए, डीसीयू का फोकस सिर्फ बिग नाम्स पर नहीं होंगे। जेम्स गन काफी कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पर फोकस करने वाला है, जैसे उन्होंने पेसमेकर जैसी रिलेटिवली अननोन कैरेक्टर को अपनी सोलो सीरीज से पॉपुलर बनाया, वैसे ही वो डीसी के दूसरे लेजर नोन कैरेक्टर जैसे बूस्टर गोल्ड या द अथॉरिटी को भी स्पॉटलाइट में लाने वाला है। और ये काफी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि डीसी के पास काफी यूनिक और डिफरेंट सुपर हीरोज और विलेन है, जिनको अभी तक मूवीज या सीरीज में प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया। डीसीयू का पहला कैरेक्टर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका नाम है ब्लू बीटल, और इसका पहला एनिमेटेड शो इसी साल आएगा, द अथॉरिटी। और डीसीयू के अंदर सबसे पहला मूवी सुपरमैन का आ रहा है, जो कि ना सुपरमैन नाम से ही, ऑल्दो जिसके नाम पहले सुपरमैन लेगेसी था, वो अब सुपरमैन ही है। बाय द वे, इसमें हमें एक नया सुपरमैन वर्जन देखने को मिलेगा, जो हेनरी कैविल के सुपरमैन से अलग होगा। जेम्स गन के वर्ड के मुताबिक ये सुपरमैन ज्यादा होपफुल, ऑप्टिमाइजिंग और इंस्पायरिंग होगा, एक ट्रू सुपर हीरो जिसे लोग आइकॉन के रूप में देखेंगे। उसके बाद आएगी द ब्रेव एंड बोल्ड, जो बैटमैन और उसके सन डोमेन वेन के रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी। इस फिल्म से हमें एक नया बैटमैन मिलेगा, जो फादर फिगर होगा, एक डिफरेंट टेक जो पहले किसी बैटमैन मूवी में अभी तक नहीं दिखाया गया, अनटिल टाइटन शो को छोड़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीसीयू का फोकस मल्टीवर्स पर भी होगा। जेम्स गन ने टीज किया है कि डीसीयू के मेन स्टोरी लाइन के पैरेलल हमें एल्सवर्ल्ड के स्टोरीज भी देखने मिलेगा, मतलब जैक्विन फोनिक्स का जोकर और रॉबर्ट पैटिसन का द बैटमैन अलग यूनिवर्स में चलेंगे और ये डीसीयू के मेन कंटिन्यूटी से अलग रहेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी गन के विजन का एक बड़ा पार्ट है, जिसे डिफरेंट टोन वाली स्टोरीज में भी एक्सप्लोर किया जा सकती है। डीसीयू के फ्यूचर को लेकर फैंस में काफी एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली
भाई जेम्स गन के लीडरशिप के अंदर गन का रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और उनका गार्डियंस में डीसीयू को एक बैलेंस्ड और कोहेसिव यूनिवर्स बनाने की पूरी उम्मीद देती है। यहाँ सिर्फ सुपरमैन और बैटमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं बल्कि अंडररेटेड हीरोज और विलेन भी होंगे जिनको प्रॉपर स्पॉटलाइट मिलेगा। डीसीयू का फोकस होगा स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पे जो ऑडियंस को न सिर्फ एंगेज करेगा बल्कि एक डीपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप एक डायहार्ड डीसी फैंस हो तो ये नया डीसीयू एक फ्रेश स्टार्ट होगा जहां आपके पसंदीदा हीरोज को भी दिखाया जाएगा वो भी अलग अंदाज में। और जो मिस्टेक डीसीयू ने की थी डीसीयू उससे सीखकर एक सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस बार डीसी मार्वल जैसा एंटरटेन कर पाएगा हमें। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।